हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन के 18 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, IUCN ने अभी अपनी अपडेट करी है रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है किसमें कवर होगी? GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइस, जो IUCN की रेड लिस्ट है, जो आपको पता है, जिसमें वो डिफरेंट हम बताते हैं कि कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये जो IUCN की रेड लिस्ट बनी थी, ये 1964 में फाउंडेड की गई थी और ये वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है कि किस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और उनका कंजर्वेशन स्टेटस बताता है। मतलब कि किस स्पीसीज को हमें कंजर्व करने की ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से हम उसको ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया एक सेट करता है जिसमें हम ये बताते हैं कि किस स्पीसीज का एक्सटेंशन रिस्क कितना है, मतलब कितनी एक्सटिंक्शन रिस्क पे है कोई भी स्पीसीज। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो स्पीसीज आती हैं जिनकी स्पीसीज आई थिंक 50 रह गई है, जिनकी पॉपुलेशन 10 या 250 रह गई है। आई डोंट रिमेंबर, अच्छे से नहीं रिमेंबर है। ठीक है, एंडेंजर्ड रह गई है तो कितनी स्पीसीज की पॉपुलेशन रह गई है उसकी। वल्नरेबल में फिर थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि वो स्पीसीज की पॉपुलेशन अब इतनी रह गई है। ठीक है, तो इट यूजेस अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ द स्पीसीज इंक्लूडेड इन द ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम ऑफ द IUCN। अपडेट क्या है अभी, क्या है इसमें 31 स्पीसीज को एडिशनली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। देखो गाइस, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं सब कुछ। ठीक है, कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। सो गाइस, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड क्या होता है? देखो, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब ये होता है कि हम वैसे वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर चुकी है, लेकिन अगर हमने उस स्पीसीज को कहीं कंजर्व किया हुआ है तो वो कहाँ पे किया हुआ है? कैप्टिविटी में किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखते हो, आपको पता है कि रेड लिस्ट कैटेगरीज में कितने तरह की होती है। एक्सटिंक्ट होती है, दैट इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, दैट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट इज द एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटेंड और द लीस्ट कंसर्न। ठीक है, IUCN एक बार पढ़ लेते हैं। IUCN वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि हम नेचर कंजर्वेशन को प्रमोट कर सके और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम सस्टेनेबल वे में यूज कर सकें। हर 4 साल बाद क्या करती है जो IUCN है, वो एक IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। मतलब एक मीटिंग होती है, वो हर 4 साल में IUCN क्या करती है, हेल्ड करती है, ताकि वो कुछ ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा को क्या कर सके, सेट कर सके। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब आपको पता है कि उसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी मर चुका है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ अगर कहीं सर्वाइव कर रहा है तो वो कैप्टिविटी में कर रहा है, या कहीं नेचुरल रेंज के आउटसाइड वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? हाई रिस्क है वो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस है। एंडेंजर्ड में क्या है? हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड होने के। वल्नरेबल में दे आर ऑल्सो फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, नियर थ्रेटन में क्या है? दे मतलब कि इतने क्लोज है कि वल्नरेबल क्वालिटी में आ सकते हैं, या फ्यूचर में वो थ्रेटन कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, एक बार लीस्ट कंसर्न है कि अभी इसकी पॉपुलेशन इतनी स्टेबल है कि इसको मतलब कि कोई भी फ्यूचर में भी इसका एक्सटिंक्शन का डर नहीं है। डाटा डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि उस स्पीसीज के बारे में हमें पर्टिकुलर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम उसके एक्सटिंक्शन का रिस्क आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। तो अपडेट्स क्या है? अपडेट्स ये है कि अभी एडिशनल कुछ 31 स्पीसीज हैं, उनको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में इंक्लूड किया है। इसके अंदर क्या है, जो 15 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है जो कि फिलीपींस के लेक लनाओ से एंडेमिक है, उनको इंक्लूड किया गया। इसके बाद एक लो शार्क है, ये पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी और पॉसिबल एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, इसको भी इस 31 स्पीसीज में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा 3 मैकेडेमिया स्पीसीज हैं, किसकी? प्रोटिया की। तो गाइस ये क्या है, एक साउथ अफ्रीका का फ्लावरिंग प्लांट फैमिली है, इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अभी IUCN रेड लिस्ट में नियरली कितने 1,12,432 स्पीसीज हैं, और इसमें से नियरली जो 1/3 है वो स्पीसीज हैं दे आर थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन, मतलब कि वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, दे आर थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन कैटेगरी में है। अभी कोई भी कंफर्म साइटिंग नहीं है जॉर्डन कोर्सल की, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता था 2009 से। ठीक है, मतलब कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ये स्पीसीज आती थी जॉर्डन कोर्सल, ये इसको अभी 2009 के बाद से एक बार भी इसे नहीं देखा गया है, और कुछ सालों में अगर ऐसा ही रहा तो इसको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में इसको डाल दिया जाएगा। हिमालयन क्यूल भी को भी लास्ट टाइम 2010 में स्पॉट किया गया था, हाउएवर इट may still be present within
एस्टिमेटेड ईयर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 2023। एक्सटेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। हाउएवर ये सभी सोचा जा रहा है कि शायद अभी प्रेजेंट है और अगर इसका एक्सटिंक्ट हो सकते हैं 2023 तक, ठीक है। इसके अलावा जो 5 फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जैसे गंगा, अमेजन, इंडस, इरावादी और टुक्सुकी, दे आर आल्सो थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं अब अपनी। गवर्नमेंट प्लान करिए कि वो $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी टू बोल्स्टर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे टिल 2024, जिसमें हम पाइपलाइंस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। जो गैस का शेयर है हमारी एनर्जी मिक्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक 15% क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड वेट गाइस। गैस शेयर इन एनर्जी मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 15% बाय 2020। करंटली देखा जाए तो गैस में जो अकाउंट है वो नियर अबाउट 6% हम टोटल एनर्जी मिक्स है, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में हमने कल भी पढ़ा था कि नेचुरल गैस की जो डिमांड बढ़ रही है और इंडिया में स्पेशली बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि हायर अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा क्या है, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है जो नेचुरल गैस है ये कार्बन फ्रेंडली एमिशंस नहीं प्रोड्यूस करती, इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल गैस है। अब क्या स्टेप्स लिए गए, देखो सबसे पहले स्टेप्स क्या लिए गए, नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को अनाउंस किया गया ताकि हम क्या कर सके, नेचुरल गैस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और जो नेचुरल गैस का जो मार्केट प्राइस है उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आ सके। इसके अलावा क्या है, सेकेंड हमने क्या किया, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को कनेक्ट किया है गैस ग्रिड के साथ, और वो हमने कैसे किया है, इसमें हमने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। इसके अलावा जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कवरेज को हमने एक्सपेंड किया है टू 232 जियोग्राफिकल एरियाज विच आर स्प्रेड ओवर 400 डिस्ट्रिक्ट, जिसका पोटेंशियल है कि वो नियर अबाउट, मतलब कि अगर हम देखे जाएगा सिटी गैस डेवलपमेंट का जो नेटवर्क है वो हमारी कंट्री के 53% एरिया पे ऑलरेडी कवर हो चुका है और नियरली 70% पॉपुलेशन तक इस नेटवर्क को रीच है, ठीक है। इंडिया की जो फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी लॉन्च किया गया ताकि हम सस्टेन्ड वे में, एफिशिएंट वे में प्रमोट कर सके गैस मार्केट को और गैस की ट्रेडिंग को भी हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके। इसके अलावा क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ज्यादा से ज्यादा उत्साहित करें कि इसको हम यूज करें एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। हमने काफी बार पढ़ा भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में भी, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस विद ग्रेटर यूज ऑफ LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं। देखो गाइस कहीं भी अगर आपको ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं या फिर हम क्लीन एनर्जी की बात करें तो इसके पीछे एम यही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब के हम क्या करना है, कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है अभी क्या, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सो फॉर। अभी आपको पता है इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को अभी ही सेटअप किया था और सुप्रीम कोर्ट इनके काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी, एनवायरमेंट सेक्शन में ही कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भला मुझे बताओ भी आपने अभी तक क्या काम किया है। सुप्रीम कोर्ट सीक टू नो द वर्क डन बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कि अभी तक आपने क्या काम किया है और कितना आपने किस तरह से अपने एयर पोल्यूशन को मॉनिटर किया दिल्ली में जो स्पेशली स्टबल बर्निंग की वजह से कोज हुआ। देखो आप सबको पता है, हमने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी थी कि स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में हमेशा पोल्यूशन बढ़ जाता है अक्टूबर में, तो इसको एड्रेस करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सेटअप किया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की पूछताछ करी है कि आप कमीशन जी आपने क्या काम किया है और आपने क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि आप एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर सको जो स्पेशली स्टबल बर्निंग की वजह से कोज हुआ है, ठीक है। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर बताया, जो भी कमीशन ने अपना वर्क बताया, ठीक है, तो उसमें अपना डिस्प्लेजर उन्होंने शो किया एज विच इंक्लूडेड स्टेप्स लाइक, उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया, डेवलपिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक सेकेंड, यस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब डिस्प्लेजर शो किया कि वो सेटिस्फाई नहीं है। अब भाई जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने बताया मैंने क्या काम किया, जरा हम देख लेते हैं इस कमीशन ने क्या काम किया। देखो सबसे पहले उन्होंने जो कमीशन इन्होंने डेवलप किया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या है कि एयर क्वालिटी इतनी जब खराब हो चुकी है कि उसका इमरजेंसी मैनर में हमें रिस्पॉन्ड करना पड़े, तो इसमें इन्होंने कुछ इस ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया है जो विच आर एक्सपर्ट फ्रॉम दैट फील्ड, दे इन्वॉल्व द पर्सन फ्रॉम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, देखो गाइस डायरेक्ट भी एक बार पूछा गया है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू द दिल्ली एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो अभी क्या किया है इन्होंने, मतलब कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को ऑपरेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए 2 CPCB टीला मैकेनिज्म इसको डिवाइस किया गया। जो GRE API एक तरह का एक कुछ कर्व्स है, मतलब हमें क्या चीजें जो एयर क्वालिटी को खराब कर रही हैं, तो उन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी क्लोज करते हैं। जैसे आपको पता है दिल्ली में OD1 का रूल चालू हो जाता है, तो इसमें यही है कि जब एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटेरोरेट हो जाती है तो हम कुछ रूल्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं जिन पर हम क्या करते हैं, रुकावट डाल देते हैं। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ कर्व्स ट्रिगर्ड इन द फेस एज द एयर क्वालिटी डिटेरोरेट्स व्हिच इज टिपिकली ऑफ अक्टूबर-नवंबर पीरियड। ठीक है, स्टबल बर्निंग में देखा जाए तो 50 टीम्स हैं जिनको डिप्लॉय किया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जो इस ग्राउंड सिनेरियो को जिसने रिव्यू किया। ठीक है, अब जरा हम इस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको अभी ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करके इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि हम बेटर कोऑर्डिनेट कर सके, रिसर्च कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है जो एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज्यादा वर्सन कर देती है इन दिल्ली NCR रीजन। ठीक है, इसकी वजह से रिप्लेस कर दिया गया है एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी, दैट इज द EPCA एक्ट को इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसमें कमीशन में 18 मेंबर कमीशन है जिसको हेड किया जा रहा है चेयरपर्सन, और उस चेयरपर्सन को सेंटर अपॉइंट करती है और इसका हेडक्वार्टर का है ऑफकोर्स दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। USA पुट्स इंडिया ऑन करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। ये आप सबको पता होगा, ठीक है, मैं थोड़ा लेट करवा रही हूँ लेकिन ये न्यूज पता ही होगा आपको। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी तक आपको पता है USA चाइना को बोलता था कि वो करेंसी मैनिपुलेटर है, ठीक है, लेकिन खैर अभी USA ने इंडिया को बोल दिया कि इंडिया भी क्या है, करेंसी मैनिपुलेटर है। ठीक है, तो USA ने वंस अगेन इंडिया को अपनी एक मॉनिटरिंग लिस्ट में कंट्रीज को जैसे वो मॉनिटर करता है USA, तो उसमें क्वेश्चन किया है कि इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज को और करेंसी मैनिपुलेशन को। इंडिया को पहले भी USA ने करेंसी वॉच लिस्ट में ऐड किया था अक्टूबर 2018 में, लेकिन पर मई 2019 में रिमूव कर दिया था। देखो मतलब USA क्या करता है, कुछ कंट्रीज की करेंसी को क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो 2018 में उसने इंडिया की भी करेंसी को मॉनिटर किया था, लेकिन 2019 में अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन फिर दोबारा USA ने अब इसको ऐड किया। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है कि हम अपनी करेंसी को जानबूझ के गिरा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर डॉलर अगर आप 74 या 75 चल रहा है तो हम और अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिवैल्यूएट कर देते हैं। सिंपल बात है। ठीक है, करेंसी मैनिपुलेटर ये US गवर्नमेंट के द्वारा लेबल दिया गया है ये बताने के लिए कि हम कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस कर रहा है और अपनी करेंसी को जानबूझ के डेलिबरेटली क्या कर रहा है, डिवैल्यूएट कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। देखो गाइस चाइना है, चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करती क्यों है, क्योंकि ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। ठीक है, तो अगर हम किसी भी कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर का डेजिग्नेशन दे देते हैं, इट डज नॉट इमीडिएटली अट्रैक्ट एनी पेनल्टीज, ऐसे कोई पेनल्टीज नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंट्री का कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है और ऑफ कोर्स एक जो ग्लोबल सिनेरियो है, आपकी जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में वो भी डाउन होती है। अब US क्या क्राइटेरिया यूज करता है कि किसी कंट्री को वो करेंसी मैनिपुलेटर लेबल करता है। सबसे पहले क्या है, अगर कंट्री के पास एटलीस्ट $20 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड है USA के साथ ज्यादा। अभी आपको पता है कि USA इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एक सिर्फ USA के ही साथ इंडिया को ट्रेड करके क्या करता है, प्रॉफिट मिलता है। बाकी टॉप जो 9 और है ना, उनके हमें इंडिया को लॉस ही होता है। तो USA के साथ इंडिया को ट्रेड करके नियर अबाउट $20 बिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा अगर फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन 2% ऑफ GDP से ज्यादा हो जाए या फिर करंट अकाउंट सरप्लस भी 2% ऑफ GDP से ज्यादा हो जाए। ठीक है, आपने अप्रैल या मई में न्यूज सुनी होगी कि इंडिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो पहली बार बढ़ा है इवन लॉकडाउन में भी। ठीक है, इंडिया सेवरल ईयर्स ऑलरेडी मेंटेन किया था, मतलब कि इंडिया का ऑलरेडी अच्छा बायलैटरल गुड्स ट्रेड सरप्लस है USA के साथ और ये रिसेंटली अभी क्रॉस हुआ है 20 बिलियन मार्क में। ठीक है, ऑल्सो इंडिया ने कुछ फॉरेक्स भी ज्यादा परचेज किया है, नियर अबाउट 2.4% ऑफ GDP से ज्यादा हमने फॉरेक्स परचेज किए हैं। कब, जून 2020। ठीक है, नियर अबाउट $64 बिलियन हमने सेव किया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देयर विल बी अ प्रेशर, RBI पे प्रेशर है। देखो गाइस, हमारा जो करेंसी जो मैनिपुलेट करता है या फिर मतलब कि
जो भी डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपए की क्या वैल्यू, वो कौन करता है? वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो ये कहीं ना कहीं भी आरबीआई पे प्रेशर है कि वो अपनी जो इंटरवेंशन है उसको कम करे और रुपये को एप्रिशिएट करने दे, मतलब जानबूझ के रुपए को डेप्रिशिएट ना करे। इसके बाद क्या है? इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, टैक्स डजंट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रुपये का मतलब कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑयल प्राइस पे, ठीक है, इंपोर्ट्स हमारे क्या होंगे? इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या आरबीआई पे देखा जाए तो सेंट्रल बैंक कर सकता है अपने रिजर्व्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है उसे इंक्रीज कर सकता है और नॉन डॉलर एसेट्स बढ़ा। आपको पता है कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं, सिर्फ डॉलर ही नहीं होता ना। अगर आपको बढ़ाना, आप नॉन डॉलर एसेट्स बढ़ा लो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं अपनी। इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट हेल्ड। अगेन ये जो गाइस जो न्यूज है वो कहाँ गएगी? GS2 इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या है? समिट हेल्ड हुई है आफ्टर जब इंडिया ने सेलिब्रेट किया इट्स 50th एनिवर्सरी ऑफ नेशंस विक्ट्री इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान। आपको पता है 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था जब बांग्लादेश अलग हुआ था, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। तो ये समिट उसी के बाद रखी गई है। हाईलाइट्स क्या है? सबसे पहले देखो कनेक्टिविटी। कल भी आपको बोल रहा था, मैंने बताया था कि समिट में वही प्यारी प्यारी बातें होती है, तो वही प्यारी प्यारी बातें हुई हैं, जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, रेलवे रिंग बना रहे हैं, किसमें? इंडिया के हल्दीबारी से लेके बांग्लादेश के चीलाहाटी तक, जो एक ओल्ड दार्जिलिंग से होके जाएगा, विच इज यूज टू बी द ओल्ड दार्जिलिंग मेल विया सिलगुड़ी लिंक इज इनोग्रेटेड। इसको इनोग्रेट किया गया। इसके अलावा एक और रेल लिंक बनाया है, दैट इज द करीमगंज महिशासन रेल लिंक असम साइड में, जो 2022 से ऑपरेशनल में आ जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया ने रिक्वेस्ट किया बांग्लादेश को कि वो कनेक्टिविटी अलाउ करे वेस्ट बंगाल से मेघालय तक विया बांग्लादेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने न्यूज पढ़ी थी कि कुछ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर वो बांग्लादेश से क्रॉस होकर जाती हैं तो टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है। तो इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को रिक्वेस्ट किया कि अगर हमें वेस्ट बंगाल से मेघालय में जाना है तो हमें बांग्लादेश से क्रॉस होकर जाने दीजिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑपरेशन में, तो भाई इन्होंने एग्री किया कि हम तो क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट बॉर्डर फेंसिंग इन ऑल द पेंडिंग सेक्टर्स ऑफ द बॉर्डर एट द अर्लिएस्ट। मतलब जहां भी बॉर्डर एरिया, आपको पता है हम सबसे बड़ा जो बॉर्डर एरिया वो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, मतलब कि कवर करते हैं। तो जहां पे भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं लगी हुई तो वो पेंडिंग वर्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए, बिगिनिंग फ्रॉम द त्रिपुरा सेक्टर। बांग्लादेश ऑलरेडी जो 1.3 किलोमीटर इनोसेंट पैसेज था थ्रू रिवर रूट एलोंग रिवर पद्मा नियर राजस्थान टेरिटरी, उसको रिइटरेटेड कर चुका है, ठीक है। अब जरा वाटर रिसोर्सेज में देख लेते हैं हमने क्या कोऑपरेशन करी है। इट अंडरस्कोर द नीड फॉर, मतलब हमें अर्ली एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, रूल वर्क बनाना चाहिए, किस तरह से हम वाटर को शेयर कर सके, स्पेशली 6 रिवर्स का देख लो, पता होनी चाहिए, मन्नू, मुहुरी, कोवाई, गुमती, धरला और दुमदुम का नियर पास, ठीक है। कुछ बायोलेटरल डॉक्यूमेंट्स का साइन हुआ है। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपको मैंने बताया था हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज में चलाता है, जैसे मालदीव्स में चला रहा है, ठीक है। ये इंडिया के द्वारा कैरिड आउट होता है, ठीक है। ट्रांस बॉर्डर एलिफेंट कंजर्वेशन, ठीक है। सप्लाई फॉर इक्विपमेंट, ताकि हम कुछ गार्बेज डिस्पोजल को इंप्रूव कर सके बांग्लादेश के बड़ी शाह सिटी में, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स को बोला है कि दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंटिन्यू विद देयर एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट अगेंस्ट दी कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज डिड नॉट स्लिप इनटू द वायलेंस, ठीक है। तो क्या आपको पता है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा क्या फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर फार्मर्स जब तक अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करें देन वो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, आपको पता है आर्टिकल हमारे 19 क्लोज 1 क्लोज ए में है, विच गारंटी द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स, ये भी आपको पता है, राइट टू पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ठीक है। आर्टिकल 19(1) क्लोज बी में एश्योर करता है सिटीजंस कि दे कैन डिसेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है डाक पे। तो गाइस डाक पे क्या है, डिजिटल पेमेंट ऐप है जो अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, ठीक है। आपको पता है गूगल पे है, पेटीएम है, ये सब है। तो डाक पे क्या है, इंडिया की डिजिटल पेमेंट ऐप है और लॉन्च इसके द्वारा की गई, ये और इम्पोर्टेंट है, बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इस ऐप को आप यूज कर सकते हो फॉर डिजिटल फाइनेंशियल एंड असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज लाइक डोमेस्टिक मनी, मतलब आपने अपने दोस्त को मनी ट्रांसफर करना कर सकते हो, स्कैन करके क्यूआर कोड को, ये भी कर सकते हो। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, अंडर किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर द इंडियन गवर्नमेंट होल्ड 100% इक्विटी। 100% इक्विटी है किसके, गवर्नमेंट के।
ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडियन पोस्ट अक्रॉस द नेशन। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगेन 2020 का ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अभी ये जो रिपोर्ट है भाई किसके द्वारा रिलीज की गई है? ग्लोबल एलियंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो गाइस, कोई भी रिपोर्ट की बात करी है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और थोड़ा सा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाईलाइट्स क्या है? देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से कहीं ना कहीं मोर देन थर्ड ऑफ अ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है 2019 में। CO2 एमिशन भी इंक्रीज हुए हैं क्योंकि ज्यादा फोसिल फ्यूल यूज किए गए हैं पावर जनरेशन में, कंबाइंड विद हायर एक्टिविटी लेवल्स इन रीजन वेयर इलेक्ट्रिसिटी रिमेन्स कार्बन इंटेंसिव। इसके अलावा इंडिया में जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जो मेनली कमर्शियल बिल्डिंग के लिए है, ठीक है, और 2018 में एक सेपरेट एनर्जी कोड लेके आया गया है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इको निवास समिति उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है योगासना एज अ कॉम्पिटिटिव सपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या किया है? फॉर्मल रिकॉग्नाइज किया योगासना को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ठीक है, आपको पता है कि 2014 से हम योगा डे बनाने लगे हैं, वो भी मोदी जी ने ही वहां पे रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, तो अभी क्या है, योगासना को भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में ऐड किया गया। इससे क्या किया है, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्ट्रेटेजीज को ज्यादा इंडक्ट किया जाएगा टू बेनिफिट एथलीट्स एंड ऑफिशियल। योगा को एनकरेज मिलेगा, लोग अवेयर होंगे अबाउट इट्स बेनिफिट एंड सो दैट वी कैन इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, योगासना एक इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? योगा का। क्या इवेंट प्रपोज किए गए हैं? इट इंक्लूड ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना पेयर में, रिदमिक योगासना पेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है CMS-01। रिसेंटली क्या भाई इसरो ने लॉन्च किया कंट्री की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो क्या सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए CMS है क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किस तरह की सैटेलाइट है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देखो ये क्या करेगी, आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इन एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जहां पे इंडिया के मेनलैंड या अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड जहां पे कवरेज जो थोड़ी कम, ठीक है, तो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। सैटेलाइट क्या है? इट इज अ न्यू सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इंडिया आफ्टर द GSAT एंड इनसैट। देखो आज आपको पता होगा, मैंने काफी बार डिस्कस करा है, GSAT और इनसैट ये दोनों की दोनों ये भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो उसके बाद ये एक नई सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज काफी बार पढ़ा है हमने, ये 35th इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ये हेल्ड की गई है बिटवीन इंडिया नेवी एंड द इंडोनेशिया नेवी। ठीक है, तो आपको बस सिंपल पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज में होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच और नेवी में होती है। ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, देखो गाइस अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इन दोनों के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब ये किस हिसाब से इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं? ये 76 इंडिकेटर्स पे पब्लिश करते हैं ऑफ पर्सनल, सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, और इन्होंने 162 कंट्रीज को रैंक किया है फ्रॉम 2008 टू 2011। इंडिया का जो रैंक है वो 111 है, मतलब 111 है, मतलब कि हमें फ्रीडम इतनी है। चाइना से हम आगे हैं, बांग्लादेश से भी आगे और पाकिस्तान से भी आगे हैं। न्यूजीलैंड का रैंक 1 है इन दिस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट यूज करते हैं साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम। अभी क्या, जो झारखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो ये तो आपको पता नहीं चाहिए, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें जो फंडिंग होगी वो सेंटर और स्टेट दोनों करेगी। तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। स्कीम को को फंड इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी फंड करेगी। इसका एम क्या आपको पता ही है, जो साइबर क्राइम्स है उनसे प्रोटेक्ट करना वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को। कंपोनेंट्स के इसके 1 नेशनल लेवल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी होगी, पुलिस ऑफिसर, जजेस और प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होगी, साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्टिविटीज की जाएंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये सब अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।